हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो में बच्चों साइंस यानी कि विज्ञान विषय का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कि जितने आप लोगों को मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2022 तक बच्चों, पिछले सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से देखेंगे बच्चों, मुख्य रूप से जो हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं ये एक एक करके, यानी कि आप लोगों का टोटल कितना है, विज्ञान में 3 विषय है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र है, उसके बाद आपका भौतिकी है, फिर उसके बाद आपका जीव विज्ञान है। तो हम लोग सबसे पहले रसायन विज्ञान को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग भौतिकी और जीव विज्ञान एक तरफ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट में चलने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि 3-4 दिन बाद आप लोग का एग्जाम है बच्चों, तो थोड़ा सा तेजी से कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरा कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है बच्चों? 2016 में। सारा प्रश्नों का लास्ट में आपको दिया हुआ रहेगा कि प्रश्न कब पूछा हुआ है। ठीक है, तो उस पर आप लोग को ध्यान देना है, कौन क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आप लोग को पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, जो चीनी यानी कि शुगर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C12H22O11। याद करते जाइएगा आप लोग का, साथ साथ में जो चीज़ याद जो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो C12H22O11। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपको बताना इन चारों में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, दहन में मुख्य रूप से कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। शोषण, इसमें भी हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। भोजन का पचना, ये भी हमारा ऑक्सीकरण है, ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अवक्षेपण ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अब विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं बच्चों? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, तो जब कोई एक शक्तिशाली जो आपका परमाणु होगा वो किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम शक्तिशाली परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मुख्य रूप से विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए आयरन है और यहाँ पर क्या है, कॉपर है, यानी कि तांबा। तो आयरन तांबा को विस्थापित कर देगा कॉपर सल्फेट से और बना लेगा आयरन सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये आपका मुख्य रूप से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऑलरेडी अगला प्रश्न है आपका, समीकरण 2H2 + O2 मिलकर के बना रहा है 2H2, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, दो पदार्थ जुड़ रहा है, और जब भी दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करता है तो वहाँ पर होती है संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी कि किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उपचयन, और ऑक्सीजन जिसमें से भागेगा उसको बोलते हैं अपचयन। ध्यान रखिएगा, 2019 और 2020 दो बार ये लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलेगा कि दोहराता है बच्चों, इसलिए आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, यहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है? यानी कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन भागेगा, ऑक्सीजन हटेगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है, तो अभी हम लोग मुख्य रूप से रसायन शास्त्र का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक बच्चों। ये सारा क्वेश्चन बैंक से आपका जो 2009 से लेकर 2022 तक पूछा हुआ है, ये सारे प्रश्न यहाँ पर लिया हुआ है। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का पहला जो चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, उसके देखेंगे। फिर एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर को देखते आएंगे। 8वें नंबर का प्रश्न है, सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग को अगर यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ देखिएगा सोडियम सल्फेट और यहाँ पर मुख्य रूप से है आपका बेरियम सल्फेट। तो दो प्रकार का दो सल्फेट है, दो धात्विक सल्फेट है बच्चों। तो यहाँ पर आपको पता क्या चलेगा कि दोनों में आयनों का आदान प्रदान होता है, और जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर के बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा, जिंक और कॉपर में जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसलिए क्या करता है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वीवाई मार दीजिए, ये प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है, साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना, यानी कि खाद्य पदार्थ बनना, खाद बनना, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा बच्चों उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि कहीं पर भी अगर साग सब्जियां गिराते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से उष्मा यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है।
ठीक है। और हाइड्रोजन का वियोग ये भी होता है बच्चों उपचयन। सही से ध्यान दीजिए, सही से ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़ कर देखिए। तो उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, बिल्कुल राइट। और हाइड्रोजन का वियोग यानी कि हाइड्रोजन का घटना, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन का त्याग, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर आपका इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। 2017 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो सारे ऑप्शन को आप लोग सही से पढ़ के देखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप लोग को मालूम है बच्चों, श्वसन जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप लोग को पूछा था जो 2 नंबरिया प्रश्न में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है ना। चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मिलकर के बना रहा है बच्चों किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बना रहा है कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो कॉपर का जो ऑक्साइड था वो ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन भाग गया और ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का वियोग हो गया और ऑक्सीजन का निकलना, कौन सी अभिक्रिया बच्चों, तो ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, तो यहाँ पर देखिए अगर सही से देखिएगा तो दोनों चीज हो रहा है। कार्ब यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन एक तरफ से निकल रहा है लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन जाके जुड़ भी रहा है। तो ऑक्सीजन निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो इसको रेडॉक्स भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में रेडॉक्स रहेगा तो रेडॉक्स मारना है, और सिर्फ अगर अपचयन रहेगा तो अपचयन मारना है। ठीक है। तो यहाँ पर रेडॉक्स है तो हमारा रेडॉक्स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन चुनना है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो पूछ रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर किसके साथ जुड़ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, इसलिए यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2015 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, समीकरण CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है और बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा CaCO3 मुख्य रूप से क्या हो रहा है बच्चों, टूट रहा है। टूट करके दो पदार्थ, तो जब भी एक बड़ा सा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बच जाए तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आप लोग जल्दी से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी मुख्य रूप से क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपके 2009 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, सारे प्रश्नों का आप लोग का पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर, और सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कम से कम तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाता है। चलिए प्रश्न है, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है, बैलेंस बना रहता है किस क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर सही से देखेंगे बच्चों, CaO और H2O दो पदार्थ जुड़ रहा है, और दो पदार्थ के जुड़ने से मुख्य रूप से एकल पदार्थ, एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो 2022 में पूछा हुआ है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का क्या अनुपात है। तो जल अगर आप लोग देखेगा तो जल का सूत्र होता है H2O में देखिएगा तो हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। तो कितना अनुपात हो गया, 2:1। तो यहाँ पर 2:1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI जो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है बच्चों, ये कैसा कलर का होगा, तो पीला कलर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बैटरी होता है बच्चों, उसमें जो बैटरी का जो पानी डाला जाता है ना, उसमें कि बैटरी पानी डाली है इसमें, है ना, तो वो जो पानी रहता है ना, मुख्य रूप से वो आपका सांद्र H2SO4 होता है। कौन सा होता है, सांद्र H2SO4 यानी कि जिसको बोलते हैं कॉन्क H2SO4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। आपको इन चारों में से बताना है संक्षारक अम्ल। तो संक्षारक अम्ल उसको बोलते हैं बच्चों जो काफी प्रबल होते हैं, यानी कि जो खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है, ये आपका हो गया संक्षारक अम्ल। अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल दे तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, या फिर HCl होगा, या फिर आपका HNO3 होगा। ये तीनों ही आपका संक्षारक अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। आपको चारों यौगिक में चुनना है अम्ल कौन है इसमें से। तो ध्यान दीजिए, आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग गंधक अम्ल भी बुलाया था बच्चों। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन चारों में से कौन सा अम्ल सिरिका में पाया जाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल चीटिकेट अम्ल में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कहाँ पाया जाता है बच्चों, पित्तरस में। गंधक अम्ल किसको बोलते हैं, तो H2SO4 जिसको बोलते हैं बैटरी अम्ल, इसको इसी का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है,
चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। अगर आपको पूछेगा कि मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही 2022 में ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। तो दही में मुख्य रूप से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो ये अम्ल है। मुख्य रूप से जब भी मधुमक्खी किसी भी आदमी को काटता है बच्चों, तो उसके उस शरीर के उसके त्वचा पर क्या होती है? जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो वहाँ पर जो दर्द और जलन जो होती है वो एक अम्ल छोड़ने के कारण, तो वो जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मुख्य रूप से वो होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। जब भी आपको पूछेगा बच्चों, मधुमक्खी का डंक पूछे, या फिर चींटी का डंक पूछे, या फिर नेटल पौधे का डंक पूछे, या फिर सांप या फिर बिच्छू का डंक पूछे, तो उसमें आप लोग मेथेनोइक अम्ल आंख बंद करके मार देंगे। ठीक है, जिसका साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना यानी इसी को बोलते हैं भखड़ा चूना। कभी आपको पूछा जाता है भखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है, या फिर कभी आपको पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर दोनों में से कुछ भी पूछेगा, आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। इसी का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। आप लोगों को कभी कभार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, दीवारों को रंग करने के लिए किया जाता है, दीवारों को पेंट करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। अगला प्रश्न 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? अब क्षारीय ऑक्साइड बताना है। तो आप लोग को याद होना होगा बच्चों, मैंने बताया था आप लोग को कि क्षारीय ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड होता है जिसमें क्या होता है? मुख्य रूप से धातु मौजूद रहता है। तो अब इन चारों में से धातु कहाँ पर है? ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर आपका अवधातु है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आपका अवधातु है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस आपका अवधातु है। लेकिन डी ऑप्शन में देखिएगा तो Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एक आपका धातु है, और जो भी धातु का ऑक्साइड होगा वो आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊपर का जितना भी है ये आपका अम्लीय ऑक्साइड है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसमें अवधातु है तो क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड, और अगर धातु है तो क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 2018 में पूछा हुआ है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अभी मैंने ऊपर में बताया, ये प्रश्न आपको आया हुआ है। देखिए बच्चों, प्रश्न आपको पूछा हुआ है, इसलिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छी तरह से जो है अपना माइंड में रखा हुआ हूँ। मुझे मालूम है आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन प्रश्न आपको पूछा हुआ है। इतना मुझे अनुमान है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, वो 100% आपको पूछने वाला है। ठीक है, तो आज बस अच्छी तरह से मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, और जहाँ पर मैं जो वर्ड एक्स्ट्रा जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 100% आपको मानना है कि ये प्रश्न 100% पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर में बताया कि दीवारों को जो पेंट करने के लिए, जो सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल 2। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी जिंक से अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है बच्चों? सोडियम जिंकेट। Na2 इसका सूत्र होता है सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न आपका जो आपका 2016 में पूछा हुआ है, और काफ़ी सिंपल और काफ़ी सरल है। NaOH है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों यहाँ पर आपको दिखेगा NaOH, और मैंने आपको बताया है जहाँ पर भी OH आपको दिखेगा वहाँ पर आपको बताना है क्षार यानी कि भस्म। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जो भी जल में घुलनशील जो भस्म होगा बच्चों, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है बच्चों, ये दोनों मिलकर के बनाता है लवण और जल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो शुद्ध जल होता है वो होता है उदासीन, और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 2021 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अब इन चारों में से आपको अम्ल बताना है बच्चों, और अम्ल आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अम्ल जो है, आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था कि जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपका अम्लीय होते हैं, और जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो होता है क्षारीय। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ए ऑप्शन में Na2O, तो Na यानी कि सोडियम, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या है? धातु है, धातु है तो ये हो गया आपका क्षारीय, ये आपका अम्लीय नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एक धातु है तो ये भी होगा आपका क्षारीय। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर आपका धातु है, ये भी होगा क्षार। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन में, तो हाइड्रोजन अवधातु है, नाइट्रोजन अवधातु है, ऑक्सीजन अवधातु है, इसलिए आपका हो जाएगा ये आपका अम्ल। और ऑलरेडी आप लोग को मालूम होना चाहिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, मालूम है ना आप लोग को? HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, इससे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
36 नंबर का प्रश्न है, अवधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो कई बार मैंने आपको बता दिया अभी ऊपर में कि अवधातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो हमेशा अम्लीय होते हैं और धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा? तो 100% ध्यान रखिएगा, जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया आपको, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो जब न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय यानी कि उदासीन होगा जिसमें, तो इसका रंग होगा बैगनी कलर का। कौन सा कलर का होगा बच्चों? बैगनी कलर का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक का रंग होता है ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग को, इसको जो है निकाला जाता है थैलोफाइटा नामक एक वर्ग है और उसी का एक पौधा है लाइकेन, लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2013 में पूछा हुआ है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा बच्चों, और चैप्टर वाइज हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर हम लोगों ने ऊपर सोल्यूशन कर लिया जो आपका था ये मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये आपका जो चैप्टर है आपका अभ्यास, ये है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। इसी चैप्टर को हम लोग अभी सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि आपका NH4Cl बच्चों मुख्य रूप से होता है ये आपका क्षारीय, तो क्षारीय होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्षारीय इसका जलीय विलयन होता है। अगला प्रश्न है, लवंग का जो तेल है वो किस प्रकार का सूचक है? तो आप लोग पढ़े होंगे सूचक में, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, उसके बाद आपका और भी मुख्य रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा लौंग का तेल जो है गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक कहाँ पर होगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका गंधीय सूचक होगा। यहाँ पर आपका जो टाइपिंग किया गया है ये गलत हो गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा गंधीय, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा। तो यदि कोई घोल क्या कर दे, नीला को लाल कर दे, मतलब हमको ये पता चला कि नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है बच्चों? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है 7 से कम? तो 2 जो है 7 से कम है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो 7 या फिर 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान आप लोग को मालूम होना चाहिए 5.6 से कम होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, 5.6 से ज़्यादा मार देते हैं कोई लोग, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? यानी अम्ल जो वर्षा होती है ये किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, क्लोरीन के कारण। यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण, क्योंकि SO2 होती है हमारा वायुमंडल में, और जब ये किसके साथ अभिक्रिया करती है? वर्षा जल यानी कि जल का सूत्र होता है H2O, और ये H2O और SO2 ये अभिक्रिया करती है तो बन जाता है बच्चों मुख्य रूप से सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और यही मुख्य रूप से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट यानी जो मंजन होता है हमारा दंत मंजन, ये किस प्रकार का होता है? किस प्रकृति की होती है? ये होती है क्षारीय प्रकृति की। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग, 2016 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, यानी कि लगभग 3 बार ये प्रश्न आपको आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है? 7 से कम होता है बच्चों, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। और 7 किसके बराबर होता है? तो 7 का पीएच मान 7 जो होता है वो आपका उदासीन विलयन का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच होता है? तो हमारा जो शरीर होता है इसका जो पीएच होता है बच्चों वो होता है 7 दशमलव कितना से 7.0 से लेकर के 7.8 तक, यानी कि 7 से लेकर के 7.8 तक। लगभग बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा? ये प्रश्न 2012 2013 दो बार लगातार पूछा हुआ है। तो यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? नीला कर दे, मतलब कि वो क्षार होगा। लाल क्षार ही तो करता है लाल को नीला, और हम लोग जानते हैं क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है? अधिक होता है, और 7 से अधिक यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन भी दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन परबल अम्ल है? आपको बताना है परबल अम्ल इसमें से कौन है, इन चारों में से। तो परबल अम्ल बच्चों आप लोग को मालूम है 3 प्रकार का 3 परबल अम्ल है मुख्य रूप से। एक है आपका H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl, और एक है आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों क्या है? परबल अम्ल है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो 2013 और 2015 में पूछा हुआ है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है 7 के बराबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान
क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि पीएच का कौन सा मान जो है मुख्य रूप से आपको क्षारक विलयन का मान देगा। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको क्षारक विलयन के लिए आपको क्या होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए पीएच मान। तो 7 से अधिक मतलब कि 13 होगा, 7 से अधिक 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी होगा तो ये हमेशा कैसा देगा बच्चों, ये आपको क्षारीय विलयन देगा। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका मुख्य रूप से पीएच मान होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, 7 से अधिक, यानी कि 7 से अधिक कितना होता है, तो 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप लोग बोलते हैं एंटासिड, जब पेट में अम्लता की क्या हो जाती है बच्चों, अधिकता हो जाती है, यानी कि पेट में जलन आने लगता है, तो डॉक्टर लोग आप लोग को एंटासिड का टीका देता है, तो वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 10 या 10.5 दोनों में से कुछ भी रहेगा तो आपको उसी पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया था। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से एंटासिड का उपयोग किया था, अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया था बच्चों। अगला प्रश्न आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, पॉप जिसको बोलते हैं, इसका होता है CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ आपका, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो धोबिया सोडा होता है बच्चों, उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2019 और 2020 लगातार ये दो प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। आपको इन चारों में से लवण के बारे में बताना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, अम्ल है। NaOH ये आपका क्षार है। K2SO4 क्या है बच्चों, लवण है। और NH4OH ये भी आपका क्षार है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। K2SO4 ये आपका लवण है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो पोप होता है CaSO4.12H2O, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम, तब जिप्सम को गर्म करने पर हमको पॉप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चों, CaSO4.2H2O। तो हमको कौन सा गर्म करते हैं पदार्थ, तो जिप्सम। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपको बार बार। खड़िया पूछे, संगमरमर पूछे, या फिर चूना पत्थर पूछे, या फिर चाक पूछे, कुछ भी पूछे, आपका उसका जो सूत्र होगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से पूछा हुआ है आपको, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। खाली नाम बदल दिया आपको, एक जगह पूछ लिया खड़िया, एक जगह पूछ लिया आपको संगमरमर, तो सेम ही होगा बच्चों, CaCO3। ये प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है, 2015 2017 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। आप इसमें से बताना आपको विजातीय यौगिक कौन है, यानी कि एक अलग जात का। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये जो तीनों है, ये तीनों एक ही पदार्थ है, एक ही यौगिक का नाम है, एक ही यानी कि CaCO3 का ही ये सारा नाम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अलग जात का है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये आपका बना देता है मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो इसको बोलते हैं हम लोग कलोर अल्कली, कलोर क्षार अभिक्रिया, कलोर क्षार अभिक्रिया या फिर कलोर अल्कली अभिक्रिया। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा काफी इंपोर्टेंट है, 2013 2014 2022 लगातार पूछा हुआ बच्चों, 3 बार पूछा हुआ है प्रश्न आपको। तो ध्यान रखिएगा, जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, यानी कि मुख्य रूप से जब हड्डियां टूट जाती है बच्चों, तो मुख्य रूप से डॉक्टर लोग हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा पॉप, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है बच्चों, मुख्य रूप से हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अभी मैंने आपको बताया कि इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो इसको कैसे बोलेंगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट। कैसा है, यहाँ पर आधा है ना, तो इसको बोलते हैं अर्ध, हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 65वें नंबर का और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है बच्चों, क्योंकि हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, लंबा हो जाएगा अगर हम अगले चैप्टर को करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के मतलब कि क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो ये आपका आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, आयोडीन युक्त को जो निर्माण किया जाता है वो आपका साधारण नमक यानी कि NaCl में जब पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा आयोडीन युक्त नमक।
तो आप उसमें मिला दीजिए पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडेट। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है ए में, पोटेशियम आयोडेट दिया है बी में, तो दोनों को मिलाएंगे तभी होगा। तो ये सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक ये सेशन आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। ये सारे प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था बच्चों। तो यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को समझ में आसानी से आ गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की आप लोग को समस्या नहीं रही होगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार की समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग अब तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल के जो ये वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पर आपको टेलीग्राम का मुख्य रूप से लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इससे संबंधित आप लोगों की तैयारी से संबंधित सारे चीज़ों को आप लोग को बताया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।